हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम में। आज हम क्लास 11th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हिंदी 2022 के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे और आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सबसे पहले आप सभी को वेरी 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 सॉरी कि आंसर की बनाने में थोड़ी लेट हो गई। चलिए शुरू करते हैं। 1 से 10 तक सही उत्तर पर टिक का निशान लगाना में। नमक का दरोगा किस विधा में लिखा गया है? जो नमक का दरोगा है, जो हमारा पाठ है, वो साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कहानी, बी उपन्यास, सी नाटक, डी संस्मरण। तो इसका राइट आंसर है कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे की प्रति मन कितने रुपये मजदूरी देते थे? जो मियाँ नसीरुद्दीन था, मियाँ नसीरुद्दीन पाठ में, वो अपने कारीगरों को 1 मन आटे को सानने के कितने रुपए देता था? तो इसका राइट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 3, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभव पर से संबंधित है? जो अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ है, वो किस फिल्म के अनुभव पर आधारित है? ऑप्शन ए पथेर पांचाली, बी सुमेर पांचाली, सी रंग पांचाली, डी राज पांचाली। तो इसका राइट आंसर है पथेर पांचाली। क्वेश्चन नंबर 4, लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? तो लॉर्ड कर्जन था जिसने बंगाल का विभाजन किया था, उसने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसकी तरह नचाया था? इसका राइट आंसर है पानी की बूंदों जैसा। क्वेश्चन नंबर 5, शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? ऑप्शन ए साहित्य अकादमी, बी ज्ञानपीठ, सी पद्मश्री, डी पहल सम्मान। तो इसका राइट आंसर है पहल सम्मान। शेखर जोशी को पहल सम्मान से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, गुरु सहित शिष्य सब बूढ़े में बूढ़े शब्द से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बूढ़े हो गए, ऑप्शन बी बड़े हो गए, ऑप्शन सी डूब गए और ऑप्शन डी है तैर गए। तो इसका राइट आंसर है डूब गए, क्योंकि जो अज्ञानी गुरु होता है उसकी शिष्य भी उसकी अज्ञानता के कारण डूब जाते हैं, बाद में पछताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दही मथित धृत काढ़िलियों का क्या आशय है? जो मीरा थी उसने दूध की दही बनाकर उसे बड़े प्रेम से मथानी द्वारा भिगोया था। दही को मत कर मैंने उसने घी को तो निकाल दिया था और छाछ को फेंक दिया था। भाव ये था कि उसने जो सार तत्वों को ग्रहण कर लिया था। इसका राइट आंसर है सार तत्व ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 8, कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? पथिक कविता है हमारी, उसमें कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी सूर्य। तो इसका राइट आंसर है सूर्य। कवि ने जगत का स्वामी सूर्य को कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? ये जो वे आंखें कविता से लिया गया ये प्रश्न जो कवि था, किसान था, उससे संबंधित है। किसान ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? तो इसका राइट आंसर है गाय। क्वेश्चन नंबर 10, कवि के पिता के बोलने से किसकी गर्जना सुनाई देती थी? ऑप्शन ए शेर की, ऑप्शन बी भालू की, ऑप्शन सी हाथी की, ऑप्शन डी बादल की। तो इसका राइट आंसर है बादल की। घर की याद पाठ में बताया गया ये क्वेश्चन। जो 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न इसके जो 1 से 2 शब्दों में लिखना है इसका उत्तर। तो 11वां क्वेश्चन है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। ये जो हमारे पास संदेश आया है उसमें क्या उसका अर्थ क्या है उसको समझना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 12, संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? इसका राइट आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट जो संचार का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्र के समान मुख है जिसका, किस समास का उदाहरण है? कि किसी आदमी का नाम दे दिया और चंद्र के समान है उसका मुख है, तो वो किस समास का उदाहरण है? इसका आंसर है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 14, कवयित्री की प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हुए हैं? जो मीरा थी उसने प्रेम रूपी बेल को बोया था और उस पर कौन से फल लगे थे? उस पर लगे थे आनंद रूपी फल। तो इसका राइट आंसर है आनंद रूपी फल। क्वेश्चन नंबर 15, गलता लोहा रचना के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है शेखर जोशी। जो 16 से 18 तक हमारे प्रश्न हैं वो उसका आंसर देना 20 से 30 शब्दों में। क्वेश्चन नंबर 16 है, लॉर्ड कर्जन के पतन के क्या कारण थे? विदाई संभाषण नामक पाठ से लिया गया हमारे क्वेश्चन। तो लॉर्ड कर्जन ने अपने एक मनचाहे व्यक्ति को वो पसंद करता था जिस व्यक्ति को उसको सरकार से सिफारिश की थी उसको महत्वपूर्ण पद देने के लिए, लेकिन उसकी अपनी सरकार ने उसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था और तो उसने गुस्से में होकर सरकार को त्यागपत्र दे दिया और सरकार ने त्यागपत्र को स्वीकार भी कर लिया था। इस प्रकार लॉर्ड कर्जन का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, नभ में वारिद माला का
आशय स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर इस प्रश्न में कवि कहता है कि आकाश में वारिद माला हर पर, जो बादलों की माला, बादलों की पंक्ति हर पल नया वेश बनाकर रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं। कभी काले दिखाई देते हैं, कभी नीले दिखाई देते हैं। जो आकाश में गिरती हुई वर्षा की बूंदें सूर्य के समक्ष थिरक कर नाच रही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, पटकथा किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है पटकथा 2 शब्दों से बना, जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है। पटकथा 2 शब्दों से मिलकर बना, एक तो है पट और दूसरा कथा। इसको अलग करेंगे तो पट और कथा बन जाएगा। पट का अर्थ है पर्दा और कथा का अर्थ है कहानी, अर्थात जो फिल्म या कहानी पर्दे पर दिखाई जाए उसे पटकथा कहा जाता है। जो फिल्म अथवा कहानी पर्दे के ऊपर दिखाई जाती है तो उसे पटकथा कहा जाता है। जो पटकथा की संरचना फिल्म या टीवी की संरचना से मिलती जुलती दिखाई देती है। 19 से 21 तक हमारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, चित्रपट संगीत के लोकप्रिय होने का क्या कारण है? चित्रपट संगीत ने लोगों की गीत संगीत के प्रति चिकित्सक और चौकस प्रवृत्ति को बढ़ाया। इससे लोग चौकस हो गए हैं। संगीत के प्रति लोगों की रुचि में परिवर्तन आया है। उनकी रुचि पारंपरिक शास्त्रीय शुद्धता से हटकर उसके सुरीलेपन और भावपूर्णता की ओर उन्मुख हुई है। इसलिए अन्य संगीतों की अपेक्षा चित्रपट संगीत अधिक लोकप्रिय है आज। क्वेश्चन नंबर 20 है, लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां कैसे बाधक होती है? तो लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रियां कैसे बाधा बनती है? इसका आंसर है इंद्रियां व्यक्ति को विषय वासनाओं के जाल में उलझाती है। इंद्रियों का सुख व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। उसे इन चीज़ों में आनंद आता जाता है और वह लक्ष्य प्राप्ति में पिछड़ जाता है। और कोई भी लक्ष्य तब तक नहीं पाया जा सकता जब तक इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो जाए। तो इसलिए हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि लक्ष्य की प्राप्ति में इंद्रिया बाधक ना बने। क्वेश्चन नंबर 21 है, द्विगु और द्वंद्व समास में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। इसका द्विगु और द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी, उनमें अंतर स्पष्ट करना और उसके उदाहरण भी देना। तो द्विगु समास है जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, गिनती आती है, उसमें उसे द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोपहर, इसमें 2 गिनती आई है और पहर 2 पैरों का समूह इसका अर्थ है। और सेकंड है इसका उदाहरण 3 त्रिभुज, त्रिभुज का अर्थ है 3 भुजा वाली आकृति, तो इसमें 3 आया तो संख्यावाचक शब्द है। दूसरा पार्ट है द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह में अलग अलग करने पर जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, गिनती आती है, उसमें उसे द्विगु समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए दोपहर, इसमें 2 गिनती आई है और पहर 2 पैरों का समूह इसका अर्थ है। और सेकंड है इसका उदाहरण 3 त्रिभुज, त्रिभुज का अर्थ है 3 भुजा वाली आकृति, तो इसमें 3 आया तो संख्यावाचक शब्द है। दूसरा पार्ट है द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह में अलग अलग करने पर दोनों पदों के बीच तथा और अथवा और या जैसे आदि योजक शब्दों का प्रयोग हो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। जैसे अन्न जल, इसको अन्न और जल के रूप में भी लिख सकते हैं। माँ बाप, इसको माँ और बाप के रूप में भी लिख सकते हैं। दाल रोटी, इसको दाल और रोटी के उसमें भी लिख सकते हैं। जो 22वां और 23वां क्वेश्चन है इनके उत्तर 50 से 60 शब्दों में देने हैं। और तो हमें दिया गया है 22वां क्वेश्चन है, काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहले इसका काव्यांश पढ़ लेते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं, आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्याय कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी हंसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। इसका प्रसंग है, जो ये पंक्तियाँ हैं ये काव्यांश की, वो हमारी पाठ्यपुस्तक क्लास 11 की पाठ्यपुस्तक है आरोह भाग्य के में संकलित मीरा के पदों से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में अमर होने की बातें कर रही होती है। व्याख्या है, मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतना रस गई है, कितना डूब गई है मीरा कि वो पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के साथ है। व्याख्या है, मीरा कहती है कि श्री कृष्ण की भक्ति में इतना रस गई है, कितना डूब गई है मीरा कि वो पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाच रही है। मीरा ने कहा कि वो स्वयं को
अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर चुकी है और वो इससे बिल्कुल सच्ची हो गई है। लोग उन्हें देखकर बावरी कहते हैं और परिवार के लोग उसको कुल को नष्ट करने वाली भी कहते हैं। ये सब देखकर जो मीरा के देवर थे राणा, उसने उसके लिए विष का प्याला भेजा था और मीरा ने उसको हंसते हंसते पी लिया था। और अंत में मीरा कहती है कि मेरे पति तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले अर्थात गिरधर नागर हैं, जो सच्चा प्रेम करने वाले को सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समाचार के विभिन्न तत्व कौन से हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। समाचार के तत्व तो निम्नलिखित तो बहुत सारे होते हैं, तो जिनमें से कुछ एक का वर्णन इस प्रकार। पहला, नवीनता। नवीनता जो समाचार है उसका एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। समाचार वही है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है, इसलिए किसी भी समाचार के लिए उसका नवीनता का होना बहुत ज़रूरी होता है। जब नया होगा समाचार तभी लोगों में उसकी रुचि होगी। दूसरा है जनरुचि। जब पाठकों का एक बड़ा तबका उसके संकेतों उसके बारे में जानने के लिए रुचि रखता हो या है, तो वो घटना या समस्या एक महत्वपूर्ण समाचार बन जाती है। तभी एक समाचार बन सकती है वो महत्वपूर्ण जब लोग उसको जानने के लिए रुचि रखते हैं। नंबर 3 है अनोखापन। जब घटनाएं अनोखी होती है तो वो समाचार कहलाती हैं, क्योंकि लोग उनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए किसी विचित्र बच्चे के पैदा होने की घटना एक अच्छा समाचार बन जाती है। चौथा पार्ट है स्पष्टता। समाचार लिखते समय सरल भाषा, सही घटनाक्रम, सही घटना होनी चाहिए और व्यवस्थित विस्तार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यथासंभव बोलचाल वाली भाषा का ही प्रयोग, जो शब्द यथासंभव बोलचाल वाली भाषा की होनी चाहिए, जैसी समझ में आ सके वैसी होनी चाहिए और भाषा में प्रवाह हो, तभी समाचार स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। इसका एक और पॉइंट हो सकता है सत्यता, अर्थात जो समाचार हमें दिखाया गया वो सत्य होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।